हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर दें ताकि हम इसको शुरू कर सकें आज के इस सेशन को। तो चलें शुरू करते हैं। तो जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, आज का ये हमारा सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स हैं अक्टूबर 2024 के, उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 50 क्वेश्चंस हमने पिकअप किए हैं जो ऑलमोस्ट सभी सर्कुलर्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इस सेशन को हम दो पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे। पार्ट 1 आज शुरू करेंगे और इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो आरबी की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और दूसरा पार्ट जो दूसरे सर्कुलर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम आरबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और एक बात और, ये जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन दिया जाएगा फिर सीधा उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने इस सेशन का बेस्ट बेनिफिट लेना है तो क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अपने आंसर को सोचिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर विजिट वीडियो को रिज्यूम करें और देखें गिवन आंसर क्या है, दोनों आंसर को कंपेयर करें। इससे आपको मैक्सिमम एडवांटेज इस सेशन का होने वाला है। अगर आपने सिंपली क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन बोल दिया और उसके बाद मैंने आंसर बता दिया, तो आपका माइंड एप्लीकेशन नहीं होने वाला। इसीलिए आपका माइंड एप्लीकेशन हो, ज़्यादा देर तक आप उसको याद रख सकें, उस पर्पस के लिए हमने इन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया है। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एज पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अक्टूबर 2024 announced on 9th October 2024, which of RBI policy rate is not mentioned correctly? तो यहाँ पे RBI के पॉलिसी रेट मेंशनड हैं, हमने बताना है यहाँ पे किस पॉलिसी रेट को करेक्टली मेंशन नहीं किया गया। तो रेपो रेट 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25% एंड बैंक रेट 6.75%। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर को सोचिए और फिर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। इस केस में हम चेक कर लेते हैं कौन सा रेट करेक्ट नहीं है। रेपो रेट 6.5% है, दिस इज करेक्ट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है, दिस इज करेक्ट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25 ना हो करके इट इज 6.75%, तो दिस इज रॉन्ग। एंड बैंक रेट इज 6.75%, क्योंकि बैंक रेट और MSF रेट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दिस मीन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा MSF का रेट करेक्ट नहीं दिया है, सो ओनली नंबर 3, दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे एक और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी रेट्स हैं, इन पॉलिसी रेट्स में एक कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर का अपर पार्ट कौन सा रेट है और लोअर पार्ट कौन सा रेट है। सो जो लोअर पार्ट है वो है SDF रेट जो 6.25% है, और जो अपर पार्ट है वो है MSF रेट जो 6.75% है, और इन दोनों के बीच में है रेपो रेट। तो ये कॉरिडोर बना हुआ है। और एक बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जितना बैंक रेट है उतना ही MSF रेट है। लिंक करने के लिए, याद रखने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, इसको इस प्रकार से याद रख लेना। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अक्टूबर 2024, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हैज बीन चेंज्ड बाय MPC2। सो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी की गाइडेंस।
आगे क्या होने वाला है, आगे हम क्या अप्रोच को अडॉप्ट करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं स्टांस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस के मुताबिक ये जो स्टांस है, स्टांस मीन्स आगे के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो ये स्टांस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस पॉलिसी के अंदर जो स्टांस चेंज किया है, वो चेंज किया है टू न्यूट्रल। इट कुड बी पॉजिटिव स्टांस, इट कुड बी नेगेटिव स्टांस, इट कुड बी न्यूट्रल स्टांस। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 2024 की है, उसमें जो पॉलिसी का स्टांस है वो कौन सा है जो एमपीसी ने चेंज कर दिया है। दैट इज न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 3, according to monetary policy October 2024, what is the medium term target for consumer price index inflation? जो मीडियम टर्म टारगेट है इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन, तो ये कितना है। तो इसको जानने से पहले ये हम अंडरस्टैंड करें कि ये जो टारगेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है। दिस टारगेट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीडियम टर्म टारगेट जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन का, उसको कौन फिक्स करता है। इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली इट इज 4% प्लस और माइनस 2%। तो जब हम 4% में प्लस करेंगे 2 या माइनस करेंगे 2, तो इट मे बी ए रेंज ऑफ 6% to 2%, और मीडियम रेट आ गया हमारा 4%। क्वेश्चन नंबर 4, as per monetary policy of October 2024, CPI inflation for 2024-25 has been projected at। इस मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे साल के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट और जीडीपी का टारगेट माइंड में रखता है। उसी के बेसिस के ऊपर पॉलिसी में कई सारे एक्शंस रहते हैं। तो अगर हम बात करें 2024-25 इसके सीपी इन्फ्लेशन की, तो ये कितना प्रोजेक्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन को, तो ये प्रोजेक्शन है 4.5% का, और हमारे पास टारगेट कितना है 4% का अचीव करना है। एंड 2024-25 के लिए ये टारगेट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ वेरी मच विद इन द बैंड ऑफ 2% प्लस और 2% माइनस। जैसे सीपीआई का इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी उसके बेसिस के ऊपर क्रेडिट है, डिपॉजिट है, उसकी प्रोजेक्शंस बन जाती हैं। As per monetary policy of October 2024, real GDP growth for 2024-25 is projected at। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक रियल जीडीपी ग्रोथ कितने % प्रोजेक्ट किया है। आई एम श्योर कि आप हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज कर रहे होंगे और अपने आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो प्रोजेक्शन है ये है 7.2% का। दिस मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी पर्पस के लिए कंसिडर करता है कि इस पूरे साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर कंट्री रन कर रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंटली बैंक्स एंड एनबीएफसीज कैन नॉट लेवी फोरक्लोजर चार्जेस, प्रीपेमेंट पेनल्टीज ऑन फ्लोटिंग रेट टर्म लोन सैंक्शन टू इंडिविजुअल बोरोअर्स with or without co-obligants for the purpose other than business। तो प्रेजेंट रूल्स क्या कहते हैं बैंक्स को और एनबी से रिलेटेड, कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो बिजनेस नहीं करता, अदर देन बिजनेस है, अगर हम उसको टर्म लोन सैंक्शन करते हैं और वो भी फ्लोटिंग रेट के ऊपर, तो हम फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगाएंगे, प्री पेमेंट पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। यानी अगर वो अपने लोन को बिफोर टाइम पे करना चाहता है तो हम किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और ये फैसिलिटी किन लोन्स के ऊपर है,
इंडिविजुअल बोरोअर्स के लिए तो आपके होम लोन्स हो गए, आपके ऑटो लोन्स हो गए. सो दीज प्रोविजंस हैव बीन एक्सटेंडेड टू विच सेक्टर. अब इंडिविजुअल बोरोअर के साथ साथ इन प्रोविजंस को और कहाँ एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी जहाँ पे हम फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टीज रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो सेक्टर आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. तो ये है हमारा एमएससी सेक्टर्स के लोन्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज. सो ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट एमएसएमई, इट इज एमएससी सेक्टर. रिजर्व बैंक proposes to create which data repository. रिजर्व बैंक एक डेटा रिपोजिटरी क्रिएट करने जा रहा है. ये डेटा रिपोजिटरी किस चीज को रिलेट करेगी? ये रिलेट करेगी क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को. रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को. तो क्लाइमेट रिस्क के साथ रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस डेटा रिपोजिटरी में रिपोर्ट की जाएगी बाय द बैंक्स एंड अदर सोर्सेज. तो ये एक नई रजिस्ट्री है, नई रिपोजिटरी है which is going to be created by Reserve Bank of India, RBI CRIS, Climate Risk Information System. Question number 8. Currently UPI 123 pay. The per transaction limit is capped at rupees 5,000. RBI has enhanced it. तो currently जो UPI 12 pay है, UPI 12 pay में हम फीचर फोन को यूज करते हुए रेमिटेंसेस कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट फैसिलिटी. तो इस फैसिलिटी में जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट करंटली है वो ₹5,000 है. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंक्रीज किया है. तो इंक्रीज करके ये अब कितनी कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8. So this has been increased to ₹10,000. Question number 9. Presently, UPI Lite limit of ₹500 per transaction and overall limit of 2,000 per UPI Lite wallet is applicable. What are the proposed new limits? तो जिस प्रकार से UPI 12 Pay में इस लिमिट को एनहेंस किया गया है, उसी प्रकार से UPI Lite लिमिट को भी एनहेंस किया गया है. पर ट्रांजैक्शन लिमिट को एनहेंस करके कितना किया गया और ओवरऑल लिमिट को एनहेंस करके कितना किया गया, तो ये हमारा क्वेश्चन है. व्हाट आर द प्रपोज्ड न्यू लिमिट्स? क्योंकि ये सर्कुलर्स एनपीसीआई ने इशू करने. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ये सर्कुलर्स एनपीसीआई इशू करेगा. ये लिमिट्स जो एनहेंस की गई हैं ₹1,000 एंड ₹5,000. 500 वाली लिमिट 1,000, 200 वाली लिमिट 5,000. दिस हैज बीन एनहेंस्ड टू दिस लेवल. क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाने से पहले बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन योर प्रमोशन एग्जाम? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में क्या है आपको आना पेपर में, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आपको आपका सिलेबस नहीं पता तो नेचुरली आपका प्रेपरेशन का कोई फोकस नहीं होगा. तो आपके सिलेबस में कुछ आपके जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके इंटरनल सर्कुलर के क्वेश्चंस होते हैं. जनरल बैंकिंग में डिफरेंट एरियाज रहते हैं, पॉलिसी रहती है, प्रायोरिटी सेक्टर रहते हैं, एनपीएस रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रहता है एंड सो मैनी एरियाज. और जब भी आप तैयारी करें, प्रेपरेशन करें, तो फोकस आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर रखें. बिकॉज आप क्वेश्चंस को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप अगर क्रैम करेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है. इसलिए फोकस आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए. तो जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो फिर प्रैक्टिस करिए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू शुड डू इट.
और अपने इंटरनल सर्कुलर्स को आप अपने लेवल के ऊपर करेंगे। कई बैंकों में फाइनेंशियल जीके होता है, कई बैंकों में जनरल जीके होता है, तो इसकी प्रेपरेशन भी आपको करनी होगी। इसके लिए हमारे अपने चैनल के ऊपर या और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको ये फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। इन एडिशन जो हमारे स्केल 3, 4, 5, 6 की प्रमोशंस हैं उनमें केस स्टडी के क्वेश्चन भी आजकल कई बैंकों में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आपने प्रेपरेशन करनी है तो इस प्रकार से करें। इसमें हम आपकी हेल्प किस प्रकार से करते हैं? फ्रेंड, हम आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेसन्स, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के, अपडेटेड एट वेरी लो प्राइस। वीडियो लेसन में हम आपको पीडीएफ क्वेश्चन बैंक भी सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से सेपरेट हमारे कोर्सेज स्टडी नोट्स के भी हैं। सो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक, स्टडी नोट्स, आरबीआई के रूल्स की समरी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको लगातार। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करें। इसके अलावा आप ऑनलाइन रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं 20 मॉक टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए जाना होगा आपको हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर jibcibonline.com। तो यहाँ पे आपको JIB एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काम आएंगे, क्योंकि JIB एग्ज़ाम के इंडियन इकोनॉमी का पेपर एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर, ये सीधा आपके जो प्रमोशन एग्ज़ाम का सिलेबस है मेजर पार्ट उसके साथ मिलता है। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट कर लेते हो तो नेचुरली आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा, एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कुल मिला के अपनी प्रेपरेशन को इस प्रकार से करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली हेल्प यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। प्रेजेंटली पेमेंट सिस्टम्स लाइक UPI एंड IMPS प्रोवाइड ए फैसिलिटी to the remitter to verify name of the receiver, that is beneficiary, before initiating a payment transaction। तो प्रेजेंटली जो पेमेंट सिस्टम UPI से रिलेटेड है या IMPS है, तो इसमें पहले पता चलता था हमें कि रिसीवर इस अमाउंट का कौन होगा, यानी बेनिफिशियरी कौन होगा। तो इसी प्रकार की फैसिलिटी अब RTGS में प्रोवाइड की जा रही है, NEFT में भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने बताना है वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उस फैसिलिटी का नाम क्या है। सो व्हाट इज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि इस फैसिलिटी में जैसे ही रिमिटर अकाउंट नंबर डालेगा, ब्रांच IFSC कोड डालेगा बेनिफिशियरी का, तो इमीडिएटली रिमिटर बेनिफिशियरी कौन है उसकी डिटेल्स फ्लैश हो जाएंगी। तो इस फैसिलिटी का नाम क्या है? एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑन दीज पॉलिसी मैटर्स। सो इस फैसिलिटी का नाम होगा बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। तो जैसे ये फैसिलिटी ऑलरेडी UPI और MPS में अवेलेबल है, तो दिस विल बी अवेलेबल फॉर RTGS ऑल्सो एंड NEFT ऑल्सो। फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अदर RBI नोटिफिकेशंस ऑफ अक्टूबर 2024। फ्रेंड, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं। ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं ये हैं एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर बैंकिंग सेक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो ये अप्रैल 2024 की हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसको अब सर्कुलेट किया है। तो ये एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं बैंकिंग सेक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो कई सारी ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनके ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला सर्कुलर क्वेश्चन है। सो एज पर दीज गाइडलाइंस सर्कुलेटेड बाय RBI ऑन 11th of October, what should be minimum height of bank counters to facilitate wheelchair users or those with short height stature?
तो इन गाइडलाइंस के मुताबिक जो हमारे बैंक काउंटर्स हैं उनकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि जो व्हील चेयर यूजर्स हैं या वो लोग जिनकी शॉर्ट हाइट है तो उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो हमने बताना है ये मिनिमम हाइट कितनी होगी बैंक काउंटर्स की। सो नोट कर लेंगे ध्यान से, इट विल बी 750 mm to 800 mm। So broadly we can say 75 cm to 80 cm सेंटीमीटर्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडेंस ऑन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर बैंकिंग सेक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आरबीआई ने जिनको सर्कुलेट किया, व्हाट शुड बी काउंटर हाइट फॉर पर्सन यूजिंग रिसेप्शन काउंटर्स इन स्टैंडिंग पोस्चर। जो काउंटर हाइट है उन लोगों के लिए जो नॉर्मल लोग हैं और वो खड़े होकर के काउंटर की सेवा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काउंटर हाइट कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2। सो इनके लिए ये काउंटर हाइट है 950 mm से लेके 1100 mm। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कहें तो इट इज 95 सेंटीमीटर्स टू 110 सेंटीमीटर्स, और अगर हम इसको मीटर्स में कहें तो 0.95 मीटर्स टू 1.12 मीटर्स। तो गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं जो हमारे काउंटर्स के होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट, जो रिजर्व बैंक ने इस डेट को रिलीज की, फॉर इंफॉर्मेशन और सर्विस काउंटर्स द नी क्लियरेंस स्पेस बिलो काउंटर फॉर पर्सन यूजिंग व्हील चेयर ऑन ईदर साइड। तो यहाँ पे हमने बताना है जो हमारे सर्विस काउंटर्स हैं तो वहां नी क्लियरेंस स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो बिलो द काउंटर, सो वो पर्सन जो व्हील चेयर्स यूज कर रहे हैं ऑन ईदर साइड, तो बिलो आवर काउंटर व्हाट शुड बी द नी क्लियरेंस स्पेस। सो कितनी होनी चाहिए हमारे घुटनों के लिए जो स्पेस चाहिए, तो कितनी वो स्पेस चाहिए। तो ये चाहिए 680 mm यानी 68 सेंटीमीटर्स। तो इनको हम नोट कर लेंगे क्योंकि ऐसी गाइडलाइंस नॉर्मली हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन पेपर में क्योंकि ये नई गाइडलाइंस ताज़ा इशू की हैं इसीलिए इनके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो 750 to 800 ये हो गया हमारा व्हील चेयर और शॉर्ट हाइट वालों के लिए। नॉर्मल हाइट वालों के लिए 950 से लेके 1100 और नी क्लियरेंस स्पेस के लिए 680 mm। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडेंस ऑन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स गाइडेंस फॉर बैंकिंग सेक्टर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी डेटेड 2/4/2004, जो रिजर्व बैंक ने सर्कुलेट किया 11 अक्टूबर को, फॉर इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड काउंटर्स। तो हमारे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाले काउंटर्स होते हैं, उनका जो बॉटम एज है इट मस्ट बी एट ए हाइट ऑफ बिटवीन हाउ मैनी टू हाउ मैनी फ्रॉम द फ्लोर एंड टिल्ट एट एन एंगल विच वेरीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45%। एक तो हमने ये याद रख लेना है कि नजर आने के लिए ये कितने एंगल के ऊपर इसकी टिल्टिंग होनी चाहिए, और दूसरे इसकी जो हाइट है उसका रेंज क्या रहेगा। तो जो इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड काउंटर्स हैं तो उसका बॉटम एज कितनी हाइट के ऊपर होगा। तो ये जो बॉटम एज उसका होगा उसकी हाइट रहेगी 700 mm से लेके 800 mm। तो आप वीडियो को पॉज करके इन इंफॉर्मेशन को नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल्स रीड करनी है वहाँ पे तो बहुत सारा बड़ा सर्कुलर है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जा करके 11 अक्टूबर 2024 के इस सर्कुलर को आप ओपन कर लीजिए
और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा गवर्नमेंट की इस गाइडलाइंस के PDF से। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस द रीडिंग एंड राइटिंग सरफेसेस एट द काउंटर। तो जब हम सरफेस जो है काउंटर का वहाँ रीडिंग या राइटिंग के लिए जो पर्पस को हम यूज करते हैं, और द डेस्क शैल बी इल्यूमिनेटेड टू ए लेवल ऑफ एटलीस्ट 100 LUX इन द रूम। तो उसको इल्यूमिनेट करना है, वहाँ पे रोशनी प्रॉपर आनी चाहिए, कम से कम 100 लक्स इन द रूम एंड ऑन द डेस्क। और ये रेंज कितनी हो, कितने से लेके कितने, 1 लक्स होता है 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर के बराबर का, ताकि जो लिप रीडिंग है वो हम फैसिलिटेट करवा सकें। तो हमने बताना है यहाँ पे जो रोशनी की जाएगी, इल्यूमिनेशन हो गया, वो इल्यूमिनेशन का रेंज कितना होगा, वो लक्स के हिसाब से है। तो नोट कर लेंगे, ये इल्यूमिनेशन का जो लेवल रहेगा वो 200 लक्स से लेकर के 350 टू 450 लक्स होगा। तो जो रेंज रहेगी 200 से लेके वर्चुअली 450 तक होगी ये रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू दीज गवर्नमेंट गाइडलाइंस द कर्व्ड रैंप्स शुड बी अवॉइडेड। जो रैंप हम बनाते हैं उनमें कर्व नहीं होने चाहिए, तो अवॉइड करने चाहिए। इफ यूज्ड द रिकमेंडेड ग्रेडियंट शुड बी इक्वल और जेंटलर देन। तो अगर हमें बनाना ही है कर्व्ड रैंप, तो उस केस में जो उसका ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होना चाहिए। तो इफ यूज्ड द रिकमेंडेड ग्रेडियंट शुड बी इक्वल और जेंटलर देन। तो ये जो ग्रेडियंट है ये इसका जो रेशियो है 1:16 का होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, तो हमने भी इनको फॉलो करनी है। तो ये ग्रेडियंट इट शुड बी इक्वल और ग्रेड जेंटलर देन 1:16 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस the handrail should have a circular section of how many mm in the diameter। तो अगर हम हैंड रेल्स वहां पे फिक्स करते हैं, हाथ में पकड़ने वाली रेल्स, तो उस केस में जो सर्कुलर सेक्शन उसका होगा तो वो कितने mm का होगा इन डायमीटर। तो ये रहेगा 38 to 50 mm का। So the handrail should have a circular section of how many mm in the diameter। Question 9, as per government guidance on accessibility standards, ये जो हम बात करें, the handrail should be installed at which height। तो ये जो हैंडरेल हम इंस्टॉल करेंगे इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसके सर्कुलर सेक्शन के जो डायमीटर का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसका जो इंस्टॉलेशन है उसका हाइट कितना होना चाहिए। सो नॉर्मली ये हाइट रहना चाहिए 750 से लेके 900 mm के बीच का। एज पर गवर्नमेंट गाइडेंस यानी सेम गाइडलाइंस, द एंट्रेंस डोर टू एक्सेसिबल ATM रूम शुड बी मिनिमम हाउ मच वाइड। तो जो हम ATM का रूम बनाएंगे जिसको हम ATM को एक्सेस कर पाए, तो उसमें जो डोर बनेगा एंट्रेंस डोर, तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी इट्स विड्थ। तो उसकी विड्थ होनी चाहिए 900 mm। तो दिस मीन 0.9 मीटर्स हो गई या 90 सेंटीमीटर्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस the maneuvering space for wheelchair turning diameter of at least mm should be provided to access ATM machine whether installed in a room or open zone। तो जो व्हील चेयर का मैनेवरिंग स्पेस होगा, यानी व्हील चेयर को तो मुड़ना है, तो उसको मोड़ने के लिए जो मैनेवरिंग स्पेस होगी, तो
वो एटलीस्ट कितने mm का डायामीटर का होना चाहिए। So wheel turning diameter of at least how many mm should be provided to access ATM machine। और ATM मशीन चाहे वो रूम में इंस्टॉल्ड हो चाहे वो ओपन जोन में इंस्टॉल्ड हो, तो उसकी मैनेवरिंग स्पेस जो होनी चाहिए व्हील चेयर के लिए वो कितने डायमीटर की होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 1500 mm की, यानी हमारे पास 1.5 मीटर्स हो गया ये। According to these guidelines, ATM machine's screen and keyboard should be visible from which height above the floor level। तो ATM मशीन की जो स्क्रीन है और उसका जो कीबोर्ड है वो विजिबल होनी चाहिए कितनी हाइट से, अबव द फ्लोर लेवल। सो फ्लोर लेवल के कितना ऊपर वो विजिबल होनी चाहिए, स्क्रीन भी और कीबोर्ड भी। तो इट शुड बी 1 मीटर, तो 1000 mm, so it should be 1 meter। Question 13, according to these guidelines, the coin slot must be located at which height? mm कितने और लेस, तो इसकी जो हाइट है कॉइन स्लॉट की, तो ये कितने mm या उससे नीचे हो। तो कॉइन स्लॉट ऑफ ATM, तो उसका जो लोकेशन है कितनी हाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। सो इट इज 1200 mm, यानी 1.2 मीटर्स। Question 14, according to these guidelines, ATM should have a clear floor space of how many mm? So ATM की clear space कितनी होनी चाहिए, floor space। So ATM should have clear floor space of how many mm? तो ये क्लियर स्पेस होनी चाहिए 900 से लेके 1200 mm की, यानी 0.9 मीटर से लेके 1.2 मीटर्स। अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो यहां तक नंबर 14 तक ये हमारे क्वेश्चंस थे गवर्नमेंट की इन गाइडलाइंस को लेकर के। होपफुली नई गाइडलाइंस हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है और काफ़ी डिटेल्ड सर्कुलर है गवर्नमेंट का ये। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट को लेकर के। अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, आरबी का ये सर्कुलर 9 अक्टूबर का है, विच इज अवेलेबल टिल 31 मार्च 2024। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया है इसकी वैलिडिटी को। अब इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक है, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जो फिजिकल बेनिफिट मिलेगा किसी भी MSME को, क्योंकि अब ये जो बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में वो MSME को ही मिलता है। एग्रीगेट बेसिस के ऊपर 2024-25 इस साल के लिए टिल दिसंबर 31 कितने अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन या इंटरेस्ट सब्सिडाइजेशन कितना मिलेगा किसी भी MSME को। सो व्हाट इज दैट मैक्सिमम? सो मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलने वाला है वो है 50 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख का। वेल फ्रेंड्स, इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नोटिफिकेशंस आप मिस कर रहे होंगे, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर साथ में जो बेल आइकन होता है उसको पुश कर दें। जब आप बेल आइकन को पुश कर लेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहेंगे और आप हमारे किसी भी इम्पोर्टेंट क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलें अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, तो हम अगले सेशन में या अगले पार्ट को किसी और सेशन में कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।